गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि पेपर 4 होता है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। हमने ऑलरेडी जितने भी CGAT का पेपर्स 116 से लेके 125 तक डिस्कस किया है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अब डिस्कस करेंगे हमें ACT होता है जिसके अंदर मैथमेटिक्स होता है और जनरल साइंस, साथ में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमैनिटीज़। वो क्या क्या क्वेश्चंस है और हम इसको टाइप किया गया है ओरिजिनल पेपर को नज़र रखते हुए, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी। और ये आपको क्लियर मटेरियल भी आपको दिया जाएगा बाय पोस्ट। आपको इस तरह किताबें, जैसे कि इस पे ऑल इन वन किताब है जो कि आपका इस ACC का जितने भी टॉपिक्स है इनके अंदर पूरा का पूरा कलर फॉर्मेट में ऑल इन वन में, जिसके अंदर पूरा का पूरा दिया रहेगा। दिस विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू। मैं आपको बाय पोस्ट तक भेज दूंगा और ये कलर पिक्चर्स रहेगा। पूरा मिला के आपका जो कोर्स का जो पूरा अमाउंट रहेगा दैट विल बी फॉर 5000 रुपीज़। अगर आप चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब रहेंगे और इंडिया में सबसे पहला ऐसे किताब हमने बनाने की कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 से लेके 50 तक जो सवाल होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं। अब 51 से लेके हम लोग जो 150 तक जो होंगे जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एको इज हर्ड व्हेन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। आपको सभी जानते हैं जब कोई बिल्डिंग के सामने जाते हैं, जब चिल्लाते हैं तो दोबारा आपको आवाज़ सुनाई देता है, उसको कहते हैं एको। अगर वो एको सुनने के लिए मिनिमम से मिनिमम क्या डिस्टेंस होना चाहिए, उसके लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, चाहे दीवार हो, चाहे वो पत्थर हो, कुछ भी हो। मिनिमम से मिनिमम 17 इस पे सेंटीमीटर्स दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, मीटर में होनी चाहिए। तो नीचे लिखा है कि एंड द ऑब्जर्वर हैज़ टू बी 17 मीटर्स। तो ये आंसर है 17 मीटर्स का। अब बात आता है दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर्स है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल जो कि अपना साउंड वेव्स कह सकते हैं, और ये साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। और द मीडियम थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसपोर्टेड वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन दैट द साउंड वेव मूव्स। और ये जो साउंड वेव्स है वैक्यूम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर पानी में आप देख सकते हो। बाकी जो रेडियो वेव्स है जो कि टीवी वेव्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल अगर साउंड वेव्स है तो लाइट वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आता है इफ़ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर है इज इमर्स्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। सो यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसको अगर पानी में डुबाया जाए उसका फोकल लेंथ क्या होगा, क्या वो बदलेगा? दैट रिमेन्स सेम। कभी भी फोकल लेंथ बदलता नहीं है, दैट रिमेन्स ऑलवेज सेम है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आता है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड। यहाँ पे म्यू दे दिया गया है, डायमंड का 2 है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड पूछा जा रहा है आपसे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंडेक्स, और इसका अगर इंटर रिलेशनशिप देखेंगे 1.5 इंटू 10⁻10 अप्रॉक्सीमेटली आप इसका जो वेलोसिटी देख सकते हो दोस्तों। डेसिबल की बात कर रहा है जो कि डेसिबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल को मेजर करते हैं। अब बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि पियानो, जैसे कि स्ट्रिंग होते हैं ना, स्ट्रिंग को सोनोमीटर से इजीली मेजर करते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। डेसिबल मीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू असेस नॉइस और साउंड लेवल्स बाय मेजरिंग साउंड प्रेशर। ये डेसिबल होता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर आप देख लिया और कुछ देर तक वो आपकी जो कि आई के अंदर देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो तब तक हम लोग थोड़ा सा 1/16 सेकेंड, तो वहाँ तक हम लोग याद रखते हैं।
आंखों में ऐसे चलता रहेगा, उसको परसिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पावर क्या होता है, जो कि एबिलिटी टू आई टू फोकस द नियर एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ड्यू टू दिस एबिलिटी our eye can focus or near as well as far away objects and this ability is called power of accommodation। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, जिसको हम राउंड रोटेट करते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और मायोपिया क्या होता है, जो कि शॉर्ट साइट होता है, कॉन्केव लेंस से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। बाकी डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दैट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी दोनों पूछा जा रहा है। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है स्केलर में। सॉफ्ट आयरन जो है, इट्स अ टाइप ऑफ आयरन विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, जिसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। व्हेन देयर इज एन इंक्लूडिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इज डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन द इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। सो यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं, चाहे आयरन हो, एक किस्म का सॉफ्ट आयरन है, जिससे वो आराम से मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। So an inducing magnetic field and demagnetized when the inducing magnetic field is removed। जब वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर सकते हैं, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो कुछ भी नहीं, सॉफ्ट आयरन के बारे में पूछा गया है बस। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ऑल मटेरियल इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, जो भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है सभी मटेरियल का, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। वो घटेगा या बढ़ेगा, वो आप देख लीजिएगा, जो भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि हम वोल्टाइक सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों। सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, और H2SO4 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द वोल्टाइक सेल। अगर एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH कहते हैं, जो कि विनेगर के अंदर देखने को मिलेगा। नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है HNO3। जब आप लाइटनिंग देखोगे उस टाइम पे आप HNO3 प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम स्टमक एसिड के नाम पे भी जाना जाते हैं। वन दैट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आर डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस, दीज फोर्सेस टेक्स एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम एज द सिस्टम प्रोग्रेस, एनर्जी दैट यू कांट गेट बैक। सो जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन यानी एक किस्म का एक दूसरे पे आप देख सकते हो। सो इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन ने बताया है, और एयर रेसिस्टेंस तो अगर आप स्पीड जा रहे हो तो आपका हवा आगे से रेसिस्टेंस करता है। टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, इफ़ ब्रिक हैविंग मास, जिसका 2 kg है, जिसको हम ड्रॉप किया है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 5 मीटर्स, देन इट्स वेलोसिटी एट हाइट 3 मीटर्स विल बी, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, 6.3 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, वो ब्रिक का जो मास था ड्रॉप कर दिया 2 kg तक, 5 kg था पहले, यानी यहाँ 5 पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे 5 माइनस जो भी यहाँ पे डिफरेंस है उसके हिसाब से एट 3 मीटर अबोव द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी दैट इज 2 mg। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके हिसाब से आपको वेलोसिटी ऑफ द ब्रिक एट 3 मीटर्स अबोव द ग्राउंड इज 6.26 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आता है। आप इसका आंसर राइट साइड में देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड। जैसे कि टाइड सभी जानते हैं, पानी के अंदर इस तरह टाइडल पावर देखने को मिलता है। एट्स ओशन टाइड्स, टाइडल फोर्सेस आर पीरियोडिक वेरिएशंस इन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि
धरती अगर मून के आसपास में आ जाएगा तब वो टाइड्स क्या प्रोड्यूस होता है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। दीज फोर्सेस क्रिएट करस्पॉन्डिंग मोशंस और करंट्स इन द वर्ल्ड्स ओशन, जो कि टाइड्स वहाँ देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड जैसे कि यहाँ पे फोर्स का क्या है, m इंटू ए, मास एंड एक्सेलरेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे जो फोर्स एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो पावर का है दोस्तों। अब बात आता है वर्क डन बाय ए बॉडी इज सेड टू बी क्वांटिटी नोन एज स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज ए ओनली स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर यहाँ पे देख सकते हो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं है। ये वर्क डन का ये क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखा जाए वेलोसिटी को कहते हैं दोस्तों। अब बात आता है आस्कॉर्बिक एसिड, अनदर नेम फॉर विटामिन सी को हम लोग कहते हैं, जो कि साइट्रिक फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है। 2 हाइड्रोजन होते हैं H2SO4, जिनका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जिसका जो है 98 कह सकते हो। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो 1H1 1H2 1H3, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कहते हैं, जो कि आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ एटॉमिक, जो कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है हाइड्रोजन। सो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, बाकी आप जानना ज़रूरी है आइसोबार क्या होता है। अब बात आता है दोस्तों स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कैटायंस कहते हैं दोस्तों। इफ़ आटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेट नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज आर आयनाइंस, एंड एन आटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेट पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज आर कैटायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों plants which have been infused foreign DNA into their cells, जिसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं दोस्तों। जो प्लांट्स विच इन्फ्यूज्ड फॉरेन DNA into their cells, जिसको हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। बाकी यूनिसेलुलर, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट्स, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी आप देख सकते हो, अलग अलग बनाया गया है। अब बात आता है वे ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक वेस्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन कहते हैं दोस्तों। ये दैट्स वे ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रोब्स होता है यूज़ किया जाता है टू क्लीन अप पोल्यूशन ट्रीटमेंट इन द प्रोसेस नोन एज बायो रेमिडिएशन। द इनविजिबल वर्कफोर्स uses microorganisms to reduce pollution through the biological degradation of pollutions into the non-toxic substances. अब बात आता है दोस्तों वायरस which is responsible of AIDS is typically known as human immunovirus। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि कौन सा वायरस है जिसकी वजह से एड्स फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। अब बात आता है दोस्तों an inorganic molecule is a type of molecule in which a molecule is composed of carbon। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर अभी जो लाइफ ऑफ लिविंग सेल्स जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे आधारित देखने को मिलता है। यहाँ पे एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज प्राइमरीली मेड ऑफ कार्बन आटम बॉन्डेड विद अदर एलिमेंट्स, जिसको ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है ब्लैक फूट डिसीज़। ये ब्लैक फूट डिसीज़ जो है ये काज कैसा होता है, आर्सेनिक से इस तरह आपको फैलता है, और जिसको हम ब्लैक फूट के नाम पे भी आर्सेनियोसोसिस कह रहे हैं यहाँ पे। सो ये ब्लैक फूट इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर फॉर ए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। इट मे बी also be
ड्यू टू इनटेक ऑफ आर्सेनिक वाया फूड और एयर। अगर आप आर्सेनिक पानी के थ्रू या किसी भी ड्रिंकिंग खाने के वाले फूड से अगर लेते हो तो आपको ब्लैक फूड डिसीज़ हो सकता है। उसको हम लोग आर्सेनियोसिस के नाम पे भी जाना जाता है। फ्लोराइड से दांत डीके हो जाता है। सल्फ़र जो कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मर्क्यूरी से एक मिनीमाता बे है जहाँ पे जापान के पास, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह एक डिसीज़ आया हुआ था। मिनीमाता बे में वहाँ पे जो मर्क्यूरी का पोल्यूशन हुआ था, वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से मछलियाँ उसको मर्क्यूरी को खाया गया था, जिसकी वजह से वो मछलियाँ ये लोग खाने से उनको एक डिसीज़ हो गया था। उस डिसीज़ का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। अब बात आता है दोस्तों द प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। ऐसे कौन सा प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए? वो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक ऐसा मेथड है दोस्तों फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, जिसको हम फिल्ट्रेशन, एक पेपर यूज़ करते हैं जिसपे हम आराम से उसको फिल्टर करते हैं। ड्राइंग तो सभी जानते हैं, सुखाना, एक्सट्रैक्शन, निकाल देना, एक ऐसे करके निकाल दो। सीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल्स बाय यूजिंग सीव इज कॉल्ड एज सीविंग। आप देख लीजिएगा सीव का मतलब क्या होता है। अब बात आता है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन। वो यूज़ सोल्यूशन दैट शुड बी सैचुरेटेड। जो सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो सैचुरेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम आराम से क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। K2O और H2O को दोनों का मिश्रण जो बनेगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों यहाँ पे केमिकल फार्मूला फॉर कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि 7, जिसको हम न्यूट्रल फॉर्म में देख सकते हो। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसका कलर जो है एकदम वाइट देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम पे भी जाना जाता है, वो एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको नहीं मिलेगा प्लांट सेल में। और जो डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल का, वो मूवमेंट का है दोस्तों। प्लांट वहीं रहेगा, एनिमल मूव करता रहेगा। और जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, सेल वॉल देखने को मिलेगा प्लांट सेल में, पर ये आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल में आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्तों में होता है, लाइजोसोम जिसको हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में देखने को मिलेगा। और सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में देखने को मिलता है। अब बात आता है दोस्तों इन विच ईयर रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल जो टर्म है उस टर्म को कॉइन करने वाला रॉबर्ट हुक है दोस्तों। ये जो है पहला ऑब्जर्व किया प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क इन द ईयर 1665। सो यहाँ पे सेल्यूला आर स्मॉल रूम्स दैट मॉन्क्स इनहैबिटेड एंड हेंस द नेम सेल, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ मेजर ऑफ। सो BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो यहाँ पे क्या है? एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय दिस BOD, इट्स अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक biological organisms in a body of water to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time period. It is used as a measure of the degree of water pollution. ये ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर एयर पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को किस से हम मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम लोग कितना वाटर अच्छा है, इम्प्योर है, हम बता सकते हैं। पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द साइकिल पर सेकंड, जो कि हेड्स में ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड्स इन द रेंज दैट इज़ 20 to 20,000 हेड्स, जो कि हम लोग ऑडिबल साउंड्स होते हैं। और बिलो 20 हेड्स इंफ्रासोनिक होते हैं, अबाउट 20,000 हेड जो कि अल्ट्रासोनिक होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पिच ऑफ द साउंड है जो कि मेजर्ड बाय साइकिल्स पर सेकंड,
ये आप देख सकते हो। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर द फूड्स मटेरियल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम पे जाना जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सूरज की रोशनी और पानी, नाइट्रोजन सब लेके हमें ऑक्सीजन देता है, साथ में फल भी केमिकल फॉर्म में देता है। रेस्पिरेशन तो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन को हम लोग कहते हैं, और डाइजेशन तो सभी जानते हैं, हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक्सक्रीशन यानी पूरा बाहर निकाल देना अपना ह्यूमन बॉडी से। अब बात आता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2n, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव द जनरल फार्मूला दैट अप्रॉक्सीमेट्स CH2O। सो यहाँ पे देख लीजिएगा फार्मूला CnH2ON। अब बात आता है दो सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज जनरली नोन एज सबस्ट्रेट कहते हैं। सो ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स, जिसको हम जनरली सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स that catalyze or speed up chemical reactions within the cells. The substance upon which an enzyme acts, जिसको हम कहते हैं substrate। बाकी प्रोडक्ट क्या है, कोएंजाइम क्या है, टारगेट क्या है, देख लीजिएगा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं। जो जियोग्राफी कह रहा है। अब बात आता है ट्रिप्सिन, that breaks down the polypeptides and short peptides into amino acids is present in pancreatic juice होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन होता है पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्ट पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स, इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आप देखने को मिलेगा। इट्स अ सीरियन प्रोटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस्ड इन ए पैंक्रियास एज एन इनएक्टिव प्रीकर्सर ट्रिप्सिनोजन। It is then secreted into the small intestine where enterokinase proteolactic cleavage activates it into trypsin कह सकते हैं दोस्तों। सो गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl कह सकते हो, बाकी आप देख लीजिएगा। प्रोसेस वेयर बाय विद इन ए सिक्स्थ many nuclear divisions produce cells which contains in pairs forming zygote, जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होता है वेयर बाय विद इन ए सिस्ट मिनी न्यूक्लियर डिविजन्स प्रोड्यूस सेल्स विच कंटेन्स इन पेयर्स फॉर्मिंग जाइगोट, जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन। देखिए फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग जो कि हाइड्रा में होता है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। द प्रोसेस विच अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 40 to 45, so 45 to 50 years, and during which there is a physiological cessation of the menstrual flow and end of the child bearing period, जिसको हम फीमेल क्लेमेटरिक कहते हैं। और यहाँ पे कोजेनेसिस यानी फिल्टर्स द जेनेसिस ऑफ टू एंटिटीज एट द सेम टाइम कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों इन विच मेच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवारी। दो 6 days आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द एग इज एबल टू बी फर्टिलाइज्ड फॉर अबाउट 12 to 24 hours आफ्टर इट्स रिलीज्ड। फीमेल क्लेमेटरिक क्या होता है, यहाँ पे मेनोपॉज स्टेज होता है, जो कि 45 से लेकर 50 साल के बीच में औरतों को इस तरह मेनोपॉज स्टेज देखने को मिलेगा, जिसको हम फीमेल क्लेमेटरिक के नाम पे भी जाना जाते हैं। यहाँ पे वुमेन्स लीव्स व्हेन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टॉप परमानेंटली एंड दे आर नो लॉन्गर एबल टू बियर चिल्ड्रन, उनको उसके बाद बच्चे नहीं होगा। अब बात आता है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज ए गैशियस हार्मोन एंड कंट्रोल्स फ्रूट रैपनिंग। यहाँ पे जो है एब्साइसिक एसिड जो होता है इज सेस्क्वेटरपीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस इन ऑल किंगडम्स टू लाइफ। To date, the best known function of ABA are derived from its role as a major phytohormone in plant abiotic stress resistance। So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इस गैशियस हार्मोन है और फ्रूट राइपनिंग के लिए भी कंट्रोल करता है, वो है एब्साइसिक एसिड। बाकी ऑक्सिन जो है एनी ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल्स एलोंगेशन ऑफ इन स्टेम्स। इसलिए हम कहते हैं ये जो मटेरियल लेने से आपको ये पूरा का पूरा आपको
डेफिनेशन देखने को मिलेगा, नहीं तो एक वीडियो आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इस तरह आप देख लीजिएगा। और ऑक्सीजन है, इथाइलिन भी है, जो कि कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ एनी प्लांट फ्रॉम द प्लांट। द हार्मोन इथाइलिन इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिबरलिन्स देख सकते हो, प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट्स वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टेम एलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट, जिसमें ये गिबरलिन्स का इस्तेमाल करते हैं। स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से आपको स्कर्वी बीमारी हो जाता है। टोकोफेरॉल, जो कि आपको नर्व्स वीकनेस हो जाता है। फोलिक एसिड हेल्प्स मेक हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है। कैल्सीफेरॉल, जो कि आपका बोन्स स्ट्रेंथन होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिसीज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स लाइक फीवर, स्किन एरप्शन एंड इज कॉज्ड बाय वारिसेल्ला वायरस, जो कि चिकन पॉक्स होता है दोस्तों, जिसको हम वारिसेल्ला वायरस की वजह से आपको फैलता है। स्मॉल पॉक्स जो है ऑफन डेडली डिसीज हैज़ अफेक्टेड ह्यूमन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेचुरली अकरिंग स्मॉल पॉक्स वॉज वाइप्ड आउट वर्ल्ड वाइड इन द ईयर 1980। मम्स जो है कंटेजियस डिसीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। इट इज़ टिपिकली स्टार्ट्स विथ ए फ्यू डेज ऑफ फीवर, हेडेक, मसल एक, ये सब देख सकते हो। मीजल्स क्या है? इज़ एन एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है दोस्तों। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोड्रोम ऑफ फीवर। ये मीजल्स आप देखने को मिलता है, जो कि 3 C's होते हैं, कॉफ, कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस। ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, जिसको हम फालोपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, जो कि फालोपियन ट्यूब है दोस्तों। और ये यहाँ देख सकते हो, फालोपियन ट्यूब इज लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज एग फ्रॉम द ओवरी टू यूटेरस। इन दिस ट्यूब द स्पर्म मीट्स टू ओवम एंड फर्टिलाइजेस अकर्स। बाकी सर्विक्स है द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूटेरस दैट फॉर्म्स आर कैनल बिटवीन द यूटेरस एंड वेगिना। ये सर्विक्स है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। अगला देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज रिड्यूस टू क्वार्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मासेस इज डबल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी क्वार्टर्ड। ये आप देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टू गो आउट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी है दोस्तों। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है? ऐसे बाहर निकल जाता है, ब्रेक फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ ए मैसिव बॉडी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11.2 होता है। और मून की बात करें वहाँ पे 2.4 देखने को मिलता है किलोमीटर पर सेकंड। 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मिक्सड विथ 1 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिसका रिजल्टिंग टेम्परेचर है दोस्तों। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस टू 0 डिग्री इनटू ए स्ट्रीम ऑफ नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको ज़रूरत पड़ेगी। कैलोरीज हीट को मेजर करते हैं और 716 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है एक आइस 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए। देखिए हमने डिस्कस किया है अब तक, जो कि चैप्टर जैसे कि जानते हैं ACT के अंदर जनरल साइंस का पूरा 50 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब 101 जो कि ह्यूमैनिटीज़ भी डिस्कस करेंगे। द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस लाइट एट विंटर सोल्स्टिस में आप कंटिन्यूस लाइट देख सकते हो। साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, विंटर में आप कंटिन्यूस लाइट है, अगर नॉर्थ पोल में समर सोल्स्टिस में देख सकते हो। वेरी स्ट्रांग एंड कोल्ड आइसी विंड्स दैट ब्लो इन द पोलर रीजन, जिसको हम कहते हैं ब्लिजार्ड्स। बाकी टाइफून्स सभी जानते हैं, जो कि 180 डिग्रीज एंड 100 डिग्री ईस्ट में इस नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम लोग देख सकते हो। टर्नेडो सभी जानते हैं, टोर्नेडो ऐसे घूमते हवा पूरा ऊपर तक चले जाता है, क्लाउड तक। और ब्लिजार्ड्स कहते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी विंड्स दैट ब्लो इन द पोलर रीजन में आप देखने को मिलता है।
और पोलर विंड्स सभी जानते हैं, ईस्टर्लीज आर ड्राई कोल्ड प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज ऑफ द पोलर हाइज एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये आप देखिएगा। अगला देखिए, द मानसून हैज़ वेल डेवलप्ड साइकिल इन साउथ एंड द मानसून हैज़ अ वेल डेवलप्ड साइकिल इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आप देख सकते हो इस तरह मानसून जो है। और मानसून हैज़ वेल डेवलप्ड साइकिल इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। द मानसून थ्रू एक्सिस एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल डे टू डे वेरिएशन इन इट्स पोजिशन विच हैज़ ए वाइटल बेरिंग ऑन द मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन। सो ये आप देखिएगा, जिसके अंदर डेवलप्ड साइकिल आपको देखने को मिलेगा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा। अब बात आता है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पास थ्रू इंडिया। यहाँ पे इंडिया में कौन सा लैटिट्यूड पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड पासेस थ्रू द इंडिया। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जोन्स में डिवाइड करता है। अगर वो साउथ में जाता है, साउथ ऑफ द इक्वेटर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम पे जाना जाते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है दोस्तों। हिमालयन रिवर सभी जानते हैं, ये स्नोफेड है, पेरेनियल रिवर्स है, कभी भी देखो आते रहते हैं। एफीमेरल यानी लास्टिंग आर यूज फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड, जिस तरह एफीमेरल कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द सन, यहाँ पे जिसके हिसाब से मर्क्यूरी काफ़ी पास होते हैं, पर यहाँ पे क्या वीनस है, उसके बाद जो आता है बाकी जायजन आप देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिजिकल पॉलिसी, यहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करता है फिजिकल पॉलिसी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बैंकर्स ऑफ बैंक, ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, जिसको 1935 में सबसे पहले कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में हेडक्वार्टर्स। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि यहाँ सिक्योरिटीज़ मार्केट है दोस्तों और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देख सकते हो आराम से। और प्लानिंग कमीशन, जो आज के टाइम पे नीति आयोग कह सकते हैं दोस्तों। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया आज के टाइम पे कौन है दोस्तों? जो कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद कौन कौन आता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए राजस्थान, और यहाँ पे 18% अगर उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद फॉलोड बाय राजस्थान है दोस्तों, देन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। अंडर विच आर्टिकल of the constitution is the president's rule promulgated on any state in India? So article 356 के तहत of the constitution of India, if a state government is unable to function according to constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. ये आपको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के तहत। अब बात आता है दोस्तों, राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व बाई। राज्यसभा कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं? दैट के नॉट डिज़ोल्व, इट्स अ परमानेंट नेचर है दोस्तों, जिसको आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। लोकसभा थोड़ी है जो कि चिल्लर लोगों को बाहर कर दे, तो ऐसा नहीं है, ये डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, पर ये चेंज होते रहते हैं लोग इनकी। अगर इनकी मेंबर्स की बात करें 6 साल में चेंज होते रहते हैं और 3 बैचेस होते हैं, हर 2 साल में एक बैच निकल जाता है और नया लोग आ जाते हैं। और लोकसभा को चाहो तो आप डिज़ोल्व करने का पावर आपके पास है। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेड किया गया था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कह सकते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड A.V. अलेक्जेंडर, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी। अब देखिएगा दोस्तों, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से दिया गया है। यहाँ जो इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो कि डिराइव किया है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1789-99। द प्रियम्बल स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन बताता है दोस्तों। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के आधारित पर। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एज वेल एज लैंग्वेजेस। अब देखिएगा, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए अगर आप लोकसभा से नॉमिनेट होते हैं, या राज्यसभा से नॉमिनेट होते हैं तो 30 साल का होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल होना ज़रूरी है। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, जो कि नीलम संजीवा रेड्डी सबसे यंगेस्ट कह सकते हैं, और इलेक्टेड अनअपोज्ड, द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड दस आफ्टर बीइंग यूनानिमसली सपोर्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी एट 64 एज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरा नंबर पे प्रेसिडेंट था, पहला नंबर पर आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जाकिर हुसैन कौन है? सबसे पहला प्रेसिडेंट जो कि मुस्लिम है दोस्तों। आप फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल 324 के तहत जो कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कि दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बाकी आप आर्टिकल 352, 356 ये सब इमरजेंसी रिलेटेड है दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली, एक स्टेट असेंबली के अंदर मैक्सिमम नंबर जो कि 500 लोग इलेक्ट किया जाता है। और जो कि यहाँ पे अगर बात करें स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी विच हैव फ्यूअर दैन 60 मेंबर्स कह सकते हैं दोस्तों। हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितना जजेस होनी चाहिए ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। इनके अंदर पूरा का पूरा पावर है, और इवन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आपको जानते हो। और यहाँ जो सवाल है, द पार्लियामेंट हैज़ टू चूज़ द क्वांटिटी ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए ये सवाल का आंसर क्या है, कौन डिसाइड करता है अगर हाई कोर्ट में जजेस की बात करें? क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, या स्टेट गवर्नमेंट होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सवाल मेरे को भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अब बात आता है हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आज के टाइम पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कमिश्नर होता है दोस्तों, वो कमिश्नर, और उसके बाद उसके नीचे डिप्यूटी कमिश्नर होता है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिडंट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, जो कि 2005 के तहत आरटीआई को लागू कर दिया गया था। इट इज़ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड हैज़ कम इनटू फोर्स, जो कि 15 जून 2005 को इसको लागू किया गया है। अब बात आता है दोस्तों, हु राइट द बुक प्लान्ड कमीशन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वराय जो है, इन्होंने इस किताब को कंपोज किया है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बाकी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू चाचा जी, महात्मा गांधी जाति पिता और फादर ऑफ नेशंस, और वो ने किताब लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पब्लिश करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट। बाकी स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड। या ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई भी इंसान को मिनिमम जो चीज़ें ज़रूरत मिलेगी वो बेसिक एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है। इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनकम बट आल्सो ऑन एक्सेस टू द सर्विसेज जो भी दिया जा रहे हैं। 1 रुपी नोट के अंदर जो सिग्नेचर करता है उस बंदे का नाम, यानी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री फिनांस, एक ऐसा ही नोट है जो कि ये वहाँ पे साइन करता है। बाकी जितने भी नोट्स हैं वो फिनेंस मिनिस्टर साइन करता है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। हाँ, फिनेंस मिनिस्टर नहीं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी आरबीआई गवर्नर साइन करता है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। व्हाट वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1957 में इसको लागू किया गया है, और ऑन April 1, 1957, 10 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस गेन फ्रॉम द ब्रिटिश। देखिएगा डेसिमल सिस्टम। द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड, जो कि 1969 से आज तक 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया है। सो 1980 में 6 मोर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। These nationalized banks are the majority of the lenders in the Indian economy.
लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, सबसे बड़ा है। और बैंकर्स ऑफ बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक। रेपो रेट refers to the rate at which the commercial banks borrow money by selling their securities to central bank of our country, that is RBI, to maintain liquidity in case of shortage of funds or due to some statutory measures। उस टाइम पे अगर कंगाल हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो क्या करता है रिजर्व बैंक? बैंकों से पैसा लेता है, उस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर भाड़े में दे रहा है, अगर बैंक्स अपना पैसे को आरबीआई के पास रखता है तो कम परसेंट रहेगा। अगर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है तो आरबीआई को भी पैसा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यूज इज सेल्स टैक्स विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मेंबर नहीं है? वो है बांग्लादेश। बाकी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सब मेंबर्स है दोस्तों, पर बांग्लादेश नहीं है। आप इस पर एक और चीज़ देखना चाहिए, इसके अंदर इंडिया भी नहीं है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि वारेन हेस्टिंग है दोस्तों। इट वॉज दिस स्टेट दैट वारेन हेस्टिंग इनहेरिटेड व्हेन ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल इन द ईयर 1772। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है दोस्तों। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका डिवीज़न में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो कि अडॉप्ट किया गया है लॉर्ड मिंटो है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और यहाँ पे देख सकते हो लॉर्ड विल्सले और लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानना ज़रूरी है, इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ कैनिंग के टाइम पे। आप देख सकते हो एक ऐसे सिस्टम ऑफ बजट है दोस्तों, इनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में ड्यूरिंग वाइस रॉयल्टी ऑफ कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। आप देख सकते हो धुंडू पंत इज़ बेटर नोन एज नाना साहब को हम कहते हैं बाय नेम ऑफ धुंडू पंत, ऑल्सो स्पेल्ड एज नाना साहब, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इन द इंडियन म्यूटनी के टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा इसका नाम देखिए धुंडू पंत। और तंतिया तोप, गंगाधर राव, राजा कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग जितने भी हैं 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपने अपने रोल, झांसी से ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फाइट की थी और मंगल पांडे, सिपाही म्यूटनी, ये सब लोग अलग अलग जगह से सिपाही म्यूटनी का ही एक म्यूटनी इन्होंने शुरुआत किए थे। कैपिटल ऑफ इंडिया इज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ हार्डिंगे टाइप में ये शिफ्ट हुआ गया है। और इन इंडिया इन द ईयर 1911 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस टाइम पे आप देख सकते हो पहले इस तरह हम लोग पहले कहाँ था, कैलकाटा था, कैलकाटा से दिल्ली को वापस शिफ्ट कर दिया गया है। क्लेम्सफोर्ड के बारे में आप देख लीजिएगा। हु कॉइंड द स्लोगान जय जवान जय किसान, जो स्लोगान है लाल बहादुर शास्त्री जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है दोस्तों। 1965 में एट ए पब्लिक गैदरिंग जो कि रामलीला मैदान में ये स्लोगन जय जवान जय किसान इन्होंने बताया। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान वो हमारा मोदी जी ने अपना दे दिया है दोस्तों। पहला सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मायो। सबसे पहला सेंसस जो कि कंडक्ट किया गया इंडिया में लॉर्ड मायो के टाइम पे। द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वॉज हेनरी विवियन डोरेजो है दोस्तों, जो कि लीडर ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट वर द यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डोरेजो। A radical trend arose among the Bengali intellectuals during the late 1920s and 1830s. This trend was more modern than Raja Ram Mohan Roy's ideology and is known as the Young Bengal movement. ये जो लीडर है हेनरी विवियन डोरेजो दोस्तों। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द्वारकनाथ ठाकुर, इन सब के बारे में आप देख लीजिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया। वारेन हेस्टिंग है दोस्तों,
laid the foundation of civil service, and Charles Cornwallis reformed, modernized and rationalized it. Hence Charles Cornwallis is known as father of civil service in India. वॉरेन हेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है, कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज गिवन बाय दयानंद सरस्वती, जिनको हम मूला शंकर के नाम पे जाना जाते हैं। ये आर्य समाज का फाउंडर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जो कि रामकृष्ण मिशन, एवो ह्यूम जो कि एलन एक्टोवियन ह्यूम फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और इसके बारे में आप जानना ज़रूरी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड डलहौसी ने किया था, और गवर्नर ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1848 से लेके 56 तक, टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू हिंदू इंडियन स्टेट्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बताने वाला लॉर्ड डलहौसी है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग क्या है, वॉरेन हेस्टिंग और वेल्सले के बारे में जान लीजिएगा। अगर आपको ये किताब चाहिए, ये पक्का ये किताब के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा। पिक्टोरियल हम समझाने की कोशिश की है, आप लेने की कोशिश करिए। ये किताब आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी किताब। वो 1000 रुपये आपको प्राइस है, और बाकी जो पूरा का पूरा कोर्स चाहिए तो आप पूरा कोर्स भी मंगवा सकते हैं, जो कि 5000 रुपये लगता है। द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ तैमूर। सो जो कि दिल्ली सल्तनत है वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ तैमूर। उस टाइम पे आप देख सकते हो दोस्तों। द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। जो भी ओथ है टू द हाई कोर्ट जज, ए जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। द ओथ टू द जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट जज की बात करें, इवन चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर के वहाँ पे खुद शपथ लेता है, गवर्नर खुद। प्रेसिडेंट का कौन लेता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो वोट के बारे में हमने उस किताब में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट टू हिंदी लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, जो कि बंगाली है दोस्तों। बंगाली लैंग्वेज नेक्स्ट टू हिंदी, सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बंगाली है। उसके बाद देख सकते हो रिप्लेस द लैंग्वेज स्पोकन वाइल मराठी हैज़ रिप्लेस तेलुगु इन 3rd प्लेस। सो मराठी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बोलने वाले हो गए। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन इज़ कॉल्ड, जिसको हम कोरोना कहते हैं दोस्तों, आउटरमोस्ट लेयर। और यहाँ पे 1300 माइल्स देख सकते हो अबोव द सोलर सरफेस, द फोटोस्फीयर कह सकते हैं। कन्वेक्शन जोन क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन। जो वीनस होता है जिसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन भी तकरीबन वो सेम नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 243 डेज टू कंप्लीट 1 रोटेशन एंड 224 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो आसपास बराबर है, जिसको हम ट्विन प्लैनेट कहते हैं। बाकी मर्क्यूरी आप जानते हैं सबसे नज़दीक होता है, उसका एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ, जो कि यहाँ पे 1.3 सेकंड काफ़ी होता है अगर मून से धरती पे मूनलाइट आने के लिए। अगर वो पूछता है सनरेज धरती पे आने के लिए 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड होता है। लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज़ इंडिकेटिव ऑफ इट्स टेम्परेचर होता है। सो यहाँ पे लैटिट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, टेम्परेचर ड्रॉप्स द फर्दर एन एरिया इज़ फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। द एरिया क्लोजर टू द पोल्स सनलाइट हैज़ ए लार्जर एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर टू पास थ्रू द सन इज एट द लोअर एंगल इन द स्काई। ये आप देख सकते हो। विच आर द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन होता है, वो लॉन्गेस्ट होता है। आप देख सकते हो लैटिट्यूड अगर बात करें 0 डिग्री, वो भी काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा डायमीटर। अब बात आता है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो भी 0 डिग्री देखने को मिलता है। ग्रीनविच मीन टाइम भी कह सकते हैं, वो भी सबसे लॉन्गेस्ट है दोस्तों। इस तरह का हमने 51 से लेके 150 तक डिस्कस करने की कोशिश की है ACT, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे तकरीबन जो भी क्वेश्चन पेपर्स आएंगे हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आई होप ये आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। If you think that there is something in my YouTube channel, you can have a look in my playlist, then you can call me guys. Thank you guys. Have a good day. Have a great life.